अगर एमएसटीसीटी में 99 परसेंटाइल स्कोर करना या उससे ज्यादा स्कोर करना अगर आपका टारगेट है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एमएसटीसीटी के बारे में बात करेंगे। एंड टू बी स्पेसिफिक, आज हम लोग ये देखेंगे कि इस एमएसटीसीटी में 99 परसेंटाइल स्कोर करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ऐसे क्या चीज करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा 99 परसेंटाइल स्कोर करने का सपना सच हो जाए। तो सारे चीजें पता चलेगी इस वीडियो में, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्या एमएसटीसीटी में 99 परसेंटाइल स्कोर करना पॉसिबल है या नहीं। ये जो एग्जाम है जिसके हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं विच इज एमएसटीसीटी, इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करना पॉसिबल है या नहीं। वेरी ऑब्वियस आंसर विल बी यस। इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करना पॉसिबल है, जिसके लिए अचीव करने के लिए, ये 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको एक ट्रैक पे चलना पड़ेगा। उस ट्रैक पे आपको बिना रुके चलना पड़ेगा, उस ट्रैक पे आपको बिना थके चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा, दैट टू विदाउट थिंकिंग अबाउट योर रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स के बारे में बिना सोचे आपको उस ट्रैक पे चलना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में, हमारे हाथ में प्रिपरेशन करना और एग्जामिनेशन को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करना, ये दो ही चीज़ें हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में दो चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले तो प्रिपरेशन, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कितनी बेहतरीन तरीके से करें ये हमारे हाथ में है, ठीक है। और उसके बाद उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कितने अच्छे से करें ये हमारे हाथ में है। अटेम्प्ट अच्छा तभी होगा जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय परफेक्ट तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस गिवन टाइम में सॉल्व कर रहे हो, तब आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। और वो सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होने वाली है। तो फिलहाल हमारे पास दो ही चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना है, दैट इज प्रिपरेशन कितने अच्छे से करें और पेपर को कितने अच्छे से अटेम्प्ट करें। इन दो चीज़ों के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। रिजल्ट विल बी योर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये दो चीज़ों पे अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस लगाओ, रिजल्ट तो आपका बाय प्रोडक्ट है। दो चीज़ों में अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपका रिजल्ट बेहतरीन ही आने वाला है। देखो, अब हमें पता चल चुका है कि 99 परसेंटाइल स्कोर करना पॉसिबल है। अब पहली चीज जिसके बारे में आपको सोचना है दैट इज योर माइंडसेट। इस एग्जाम को लेके आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है, प्रिपरेशन को लेके आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है। अभी मैंने आपको कहा कि प्रिपरेशन करना और पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना, यही दो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है। तो प्रिपरेशन कितने अच्छे से करे इसके लिए आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए। एमएसटीसीटी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएचटीसीटी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आपके माइंड में यही बताना है कि मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस को क्या करना है? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा मात्रा में मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतने ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बस इसके प्रिपरेशन में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने करो। वाई? बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करने, मतलब प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, उसके एडवांटेजेस बहुत रहने वाले हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। आपका स्पीड जो है सॉल्व करने का वो बढ़ते जाएगा, यानी कि बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो 150 क्वेश्चन है आपके एमएसटीसीटी के 50-50-50 जो गिवन टाइम पीरियड है, उसमें आप सही सॉल्व करने की आपकी संभावना होगी। कब होगी? जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो इनिशियली आपकी प्रिपरेशन फेज में। तो एमएसटीसीटी को प्रिपेयर करना है, एमएसटीसीटी की प्रिपरेशन करना है, माइंडसेट एक ही रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। और सेकंड चीज़ जो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट पे, दैट इज बी इंट्रोवर्ट। बी इंट्रोवर्ट आपके प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। यूजुअल लाइफ, डे टू डे लाइफ में आप आपके दोस्त जो भी है उनके साथ मिलजुल सकते हो, बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको इंट्रोवर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, क्या चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आज क्या पढ़ने वाले हो, कल क्या पढ़ने वाले हो, कितने नोट्स बनाए, ये चीज़ आपको किसी को बताना नहीं है, ना ही किसी को पूछना है। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो किसी एक दो दोस्त से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, कोचिंग के टीचर से पूछिए, कॉलेज के टीचर से पूछिए, या फिर वो टॉपिक, वो कंसेप्ट आप यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हो। बट फिलहाल जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो बी इंट्रोवर्ट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, कितनी देर के लिए पढ़ रहे थे आज, कितनी देर के लिए कल पढ़ोगे, कौन सा पेपर सॉल्व किया, कोई भी चीज़ आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज योर डिसीजन। अब फाइनलाइज योर डिसीजन तो मैंने कहा है, बट किस डिसीजन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या डिसीजन लेना है। अब देखो, जब भी आप ये टारगेट रख रहे हो कि मुझे MST CET में 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो आपको एक चीज फाइनलाइज करना पड़ेगा, दैट इज क्या मैं MST CET की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं। मोस्टली 90 to 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी 11th में है, जो अभी 12th में है, वो ये दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ 3 से 5% ऑफ द स्टूडेंट्स ही सक्सेसफुल हो पाते हैं ये दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करने के लिए। बाकी के 90 to 95% जो बच्चे हैं वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। ना ही वो JEE की प्रिपरेशन ढंग से कर पाते हैं, ना ही वो MST CET की प्रिपरेशन ढंग से कर पाते हैं। जब आपका टारगेट MST CET में 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो आज अभी आपको एक डिसीजन लेना ही है कि मुझे बस MST CET की प्रिपरेशन करना है। नहीं, अगर आपको JEE की प्रिपरेशन करना है तो MST CET की प्रिपरेशन मत करिए, टोटली आपको फोकस करना पड़ेगा JEE के लिए, ठीक है। क्योंकि JEE का पेपर पैटर्न, MST CET का पेपर पैटर्न टोटली अलग रहने वाला है। JEE के पेपर पैटर्न में अगर आपके 90 क्वेश्चंस पूछे हैं तो आपका माइंडसेट, आपका जो प्रिपरेशन करने का तरीका, पेपर सॉल्व करने का तरीका, वो डिफरेंट होने वाला है। 90 क्वेश्चंस में आप ये सोचोगे कि देख भाई 40 to 50 क्वेश्चंस अगर मैं सही से कर लेता हूं तो मेरा 95 परसेंटाइल के ऊपर आराम से स्कोर आने वाला है। बट MST CET के केस में वैसा नहीं रहने वाला है। आपको यही सोचना पड़ेगा कि 150 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं और सारे के सारे सही रहने चाहिए, तभी जो मेरा है वो परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ सकता है। जरूरी नहीं है, बट यूजुअली आपको यही सोच के प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इसका प्रिपरेशन, उसका प्रिपरेशन डिफरेंट रहने वाला है। अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे MST CET का प्रिपरेशन करना है या JEE का प्रिपरेशन करना है। अगर MST CET में 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो अभी आपको MST CET की प्रिपरेशन ही करना, मतलब उसकी प्रिपरेशन ही करनी होगी। JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ड्रॉप कर दो, CET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो ताकि आप इस टारगेट को आप अचीव कर सको। प्रिपरेशन कर रहे हो तो बुक्स MST CET के लिए जो अवेलेबल है वही यूज करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास JEE की बुक्स है, उन्हीं बुक्स को पढ़ूंगा तो MST CET की प्रिपरेशन होगी। नहीं, इनके क्वेश्चन की लेवल जो है पूछने का और इनके क्वेश्चंस के पूछने का लेवल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो बुक्स आपको इसके लिए, इनके टेक्स्ट बुक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, उसके बाद इसके जो अलग अलग बुक्स अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस के, कॉन्सेप्ट्स के, वो आपको रेफर करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज जो आपको करनी है दैट इज यू हैव टू डिकोड द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न को डिकोड करना है। क्या करना है, डिकोड करना है, यानी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। MST CET के 4 to 5 ईयर्स प्रीवियसली 4 से 5 साल के जो पेपर्स हैं उन्हें लाने हैं, उन्हें देखने हैं, उनको पढ़ना है, रिव्यू करना है, ठीक है। यूजुअली आपको बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। पिछले 4-5 साल के जो पेपर्स है बुक्स में, इंटरनेट से आपको किसी आर्टिकल में मिल जाएंगे। इन 4-5 सालों के पेपर को देखने के बाद, उन पेपर को रिव्यू करने के बाद, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को जो है वो कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है। किस में क्लासीफाई करना है, आप ये कर सकते हो कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है, उनमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस कितने हैं, उनमें नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें इजी क्वेश्चंस कितने हैं, इजी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस कितने हैं। उसके बाद मॉडरेट लेवल के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, और सिमिलरली उनमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाने, मतलब कितने क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट जो है वो यूजुअली पूछे जाते हैं। जब आप ये चीज़ करोगे, जब आप क्लासीफाई करोगे कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस कितने रहते हैं यूजुअली, नॉन रिपीटेटिव कितने रहते हैं और कैसे रहते हैं नॉन रिपीटेटिव यानी कि हर साल नए नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। तो ये नए क्वेश्चंस कैसे हैं, ये दिखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं या ईजी लगते हैं। नॉन रिपीटेटिव तो है बट एक ही ग्लांस में पढ़ने के बाद क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना है। ईजी क्वेश्चंस कितने हैं और ईजी क्वेश्चंस को मैं कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ये आपको देखना पड़ेगा। मॉडरेट क्वेश्चंस कितने हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने हैं। जब आप ये चीज़
को मतलब क्लासीफाई करोगे और इनको एनालाइज करोगे, ये चीज़ आपको प्रिपरेशन में मदद करेगा। और दिस थिंग विल हेल्प एवरीवन इन डिफरेंट वे, हर एक स्टूडेंट को ये हेल्प करेगा अलग अलग वे में। जैसे कि कुछ बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में मास्टर होते हैं और इजी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उनके लिए कुछ और ये दर्शाएगा, मतलब ये एनालाइज जो करेंगे उनके लिए कुछ और वे में हेल्प करेगा। और जो क्वेश्चंस जो बच्चे इजी क्वेश्चंस को, मॉडरेट क्वेश्चंस को कर पाते हैं बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये डेटा किसी और वे में उनको हेल्प करेगा। तो ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है एंड दिस क्लासिफिकेशन विल श्योरली हेल्प इन योर प्रिपरेशन। अगली चीज़ हम लोग आपकी टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। अब ये वीडियो देखते समय आप किस सिचुएशन में हो मुझे नहीं पता, ये 11th के स्टार्टिंग में आप वीडियो देख रहे हो या फिर 11th के 6-8 महीने आपके चले गए तब आप वीडियो देख रहे हो, या फिर 12th आधा खत्म हुआ है तब आप वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता। किसी भी स्टेट, किसी भी सिचुएशन में आप हो, आपको प्रिपरेशन करते समय आपका टाइमलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है। रैंडमली आप ये नहीं सोच सकते कि देख भाई 2 महीने बाकी है, 2 महीने के लिए मैं पढ़ते रहूँगा, MSCCT की बुक्स लाऊंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये ऐसा नहीं। आपको टाइमलाइन सेट करना है जिसमें आपको ये आपको सेट करना है कि कितने टाइम के लिए मैं हर रोज़ पढ़ने वाला हूँ, कितना सिलेबस मुझे पढ़ना है, उसमें से कितने टॉपिक्स मुझे अच्छे से आते हैं, कितने टॉपिक्स और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद मेरा क्या टारगेट है, ये सारी चीज़ें आपको सेट करना पड़ेगा आपके टाइमलाइन में, तभी आपकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना है। अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। अंधाधुंध आपने बुक लिया, आज मन किया फिजिक्स पढ़ा, आज मन किया केमिस्ट्री पढ़ा, आज मन किया मैथ्स पढ़ा, आज मन किया आधा घंटा पढ़ा, कल मन किया 2 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं। आपको एक टाइमलाइन सेट करना है और उसी टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको क्यों करनी है, ये चीज़ अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये चीज़ आपको इसीलिए करनी है क्योंकि आपका टारगेट क्या था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल अगर आपको स्कोर करना है तो मैंने बताया एक ट्रैक में जाना पड़ेगा, वो ट्रैक यानी आपका टाइमलाइन रहने वाला है। आपका टाइमलाइन आपको फिक्स करना पड़ेगा जिसमें आप कितने घंटे कितने टाइम के लिए पढ़ोगे ये आपको सेट करना है, ठीक है। आपका सिलेबस जो पढ़ना है वो क्या रहने वाला है, कितने टोटल टॉपिक्स है, जिसमें से कितने टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, कितने टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको सेट करना पड़ेगा। और आपका टारगेट क्या है प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब जो एग्जाम है उसका क्या टारगेट आप एम कर रहे हो, वो टारगेट भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके टाइमलाइन में सेट हो जानी चाहिए। अब लास्ट चीज़ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ आपका सेल्फ स्टडी का प्लान। अब मैंने आपको कहा टाइमलाइन डिसाइड करना है। अब मैंने जब बच्चों के साथ डिस्कस किया जिन्होंने 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल स्कोर किया, तब मुझे पता चला कि 2 कैटेगरीज में बच्चे यूजुअली पढ़ते हैं। एक कैटेगरी है कि 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं और दूसरी कैटेगरी है जो है वो 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। इसमें भी यूजुअली जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जो अभी 11th स्टैंडर्ड में है, वो 3 से 4 घंटे दिन का पढ़ लेते हैं। उनके लिए एक प्लान मैंने बनाया है। और जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है या फिर जिनका आधा 12th खत्म हुआ है, सीईटी के लिए कुछ 6-7 महीने बाकी है, 8 महीने बाकी है, वो बच्चे दिन का 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन में, ठीक है। अब प्लान ए की अगर हम लोग बात करें, प्लान ए जहां पर एक स्टूडेंट 3 से 4 घंटा पढ़ रहा है डेली बेसिस पे, वहां पे वो स्टूडेंट 1 से 2 घंटा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पढ़ेगा। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेगा, वाई बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट अगर समझ में आता है, कंसेप्ट अगर समझ में आता है, तब ही वो जाके स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाएगा। तो दिन का 1 से 2 घंटा वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि 1 से 2 घंटा आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, केमिस्ट्री ही पढ़ना है, मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, नहीं। आप खुद सेट करो। अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आधा घंटा मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, आधा घंटा मैथ्स पढ़ूंगा। 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, ऐसा कुछ भी आपके हिसाब से सेट करो। बट आपको 1 से 2 घंटा थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है डेली बेसिस पे। उसके बाद 1 घंटा नोट्स प्रिपेयर करना है। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आज आपने पढ़ा है, एक चैप्टर का 1/4 पार्ट अगर आपने आज पढ़ा है 1 घंटे में फिजिक्स का, तो वो जितना भी आपने पढ़ा है उसका नोट्स प्रिपरेशन, टू बी स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन आपको उसी दिन बैठ के करना है। ये सारी चीज़ें आपको, मतलब ऐसा नहीं करना है कि ठीक है बाद में वीकेंड्स में नोट्स प्रिपेयर कर लूँगा, चैप्टर खत्म होने के बाद प्रिपेयर कर लूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अभी आज हमने अगर पढ़ा है 2 टॉपिक पढ़ा है तो 2 टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आज ही हमें कंप्लीट करना है। उसके लिए आप 1 घंटा दे सकते हो। उसके बाद 1 घंटा जितना भी आपने पढ़ा है उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देना है। अगर चैप्टर छोटा है, अगर आपने 1 घंटे में चैप्टर को ही निपटा डाला, तो वो चैप्टर के बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 घंटा दिया है। 2 सब्जेक्ट पढ़
रहे हो फिजिक्स मैथ्स, तो आधा घंटा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, आधा घंटा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद लास्ट के 30 मिनट जो मैंने दिए वो रिवीजन और PYQs के लिए दिए। सबसे पहले तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज आज आपने जो पढ़ा है वो कल आप भूल जाओगे, पक्का पक्का भूलने वाले हो, और वो नहीं भूलना है। इसलिए प्रिलिमिनरी स्टेज पे डेली रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने 30 मिनट्स का दिया है उन बच्चों के लिए जो 3 to 4 आवर्स दिन का पढ़ रहे हैं। अब इस 30 मिनट्स के रिवीजन में जितने भी टॉपिक्स आपने दिन भर में पढ़े हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, एक ग्लांस लगाओ, ताकि आपके दिमाग में वो मेमोराइज हो जाए। हाँ, आज मैंने 4 चीज़ें पढ़ी, 4 चीज़ें ये चीज़ें कह रही थी, मतलब 4 टॉपिक्स में ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी। इन क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करते, ये सारी चीज़ें आप रिवीजन के टाइम पे आपको पता चल जाएगी। रिवीजन के बाद मैंने दिया है PYQs। व्हाट डू वी मीन बाय PYQs? इन दिस स्टेट ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन टॉपिक की बेस पे क्या पहले कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। अगर पूछा गया है तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर सही से सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अगले दिन जब आप रिवीजन करोगे तब इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। समझ में आ गया? अगर हम लोग बात करें प्लान बी की, जहां पर एक स्टूडेंट 5 से 6 घंटा पढ़ रहा होता है, वहां पे वो स्टूडेंट 2 घंटे के लिए पक्का पक्का अपना थियोरेटिकल पार्ट निपटाएगा। अब 2 घंटे के लिए, अगेन मैं ये नहीं कहता फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो या फिर बायोलॉजी पढ़ लो। 40-40 मिनट्स के 3 लेक्चर्स यानी 3 स्लॉट आप बना सकते हो, या फिर 1-1 घंटे का 2 स्लॉट आप बना सकते हो, या फिर 2 घंटे का 1 स्लॉट आप बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद 1 से 2 घंटा आपको नोट्स बनाने में आपका इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाने के लिए इतना टाइम आपको इन्वेस्ट क्यों करना है? वाई? बिकॉज जब आप नोट्स बनाओगे तब आप नोट्स बनाते समय एक बार फिर उस टॉपिक को पढ़ोगे और फिर सही से लिखोगे। नोट्स प्रिपेयर करते समय आप गलत चीज़ें कभी भी मेंशन नहीं करोगे। नोट्स में सारी चीज़ें सही मेंशन होनी चाहिए, इसलिए आप बार बार पढ़ के लिखोगे, और जब बार बार पढ़ोगे तो वो टॉपिक दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसलिए नोट्स प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देना ही देना है। उसके बाद जो 1 से 2 घंटा है दैट इज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वही क्वेश्चंस जो आपने थ्योरेटिकल जो भी पढ़ा है आज अपने थियरी में, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, जो बुक्स में यूजुअली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने 1 से 2 घंटा दिया है। एंड अगेन लास्ट का 1 घंटा जो है वो रिवीजन प्लस PYQs, सेम मैनर जहाँ पे मैं बताया था। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और उन टॉपिक के बेस पे अगर प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको सॉल्व करने की ट्राई करना। ये चीज़ समझ में आ गई। लास्ट में मैंने लिखा है कि वीकेंड्स पे क्या करें, सैटरडेज एंड संडेज पे। मेरा फंडा तो सिंपल है, संडे को आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज इतना भागा दौड़ी दिन का 5-6 घंटा जब पढ़ोगे या फिर दिन का 3-4 घंटा पढ़ोगे, इसके अलावा कॉलेज के बहुत सारे चीज़ें भी होते हैं आपके साथ, तो संडे को तो रेस्ट ले लो, ठीक है। सैटरडे के दिन व्हाट यू हैव टू डू इज, सैटरडे के दिन आपको एक रिवीजन रखना है, वीकली रिवीजन, और एक मॉक टेस्ट देने की ट्राई करो। एक रिवीजन रखना है 2 घंटे का, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। जितनी भी चीज़ें अपने वीक में पढ़ी है वो सारी चीज़ें फटाफट आपके शॉर्ट नोट्स जो रहने वाले, उन शॉर्ट नोट्स को फटाफट पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि जो भी वीक में पढ़ा है आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो पिछले वीक में क्या पढ़ा है वो इस वीक में याद नहीं रहेगा, और 11th के स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वो 12th के एंडिंग में बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है। इसीलिए वीकली रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डेली रिवीजन इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गया आपको? और मॉक टेस्ट क्यों देना है? वाई? बिकॉज जितना भी चीज़ आप एक वीक में पढ़ रहे हो वो चीज़ कितने सही से पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको एक टेस्ट तो देना पड़ेगा। अब वो टेस्ट आपका मॉक टेस्ट रह सकता है किसी एक टॉपिक पे मॉक टेस्ट हर सैटरडे को। यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हर सैटरडे संडे को टेस्ट होता है। अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है वेल एंड गुड, नहीं है तो किसी टेस्ट सीरीज में अप्लाई करो, ताकि हर सैटरडे एक टेस्ट तो हो जाए, जिसके बेसिस पे आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है और कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। तो यही सारी चीज़ें थे जो मुझे आपको बताना था, जिसके मदद से आप MHDCT में 99 परसेंटाइल स्कोर करने का सपना जरूर पूरा कर सको। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।